अगर आपको कान से पीप आती है, कान से रेशा आता रहता है और आपको बदबूदार रेशा आता रहता है और आप महसूस करते हैं कि कान में जो दर्द होता है वो शदीद किस्म का दर्द रहता है, स्पेशली वो रात के टाइम पे दर्द रहता है और आपको शुगर भी है, वो अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर द कंडीशन. You should consult your nearby ENT consultant so that patient timely diagnose or timely investigate and he should be managed properly. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Tariq Ali Sheikh. So today's topic that is malignant otitis externa. जैसे हमने पिछली सीरीज में मोस्टली हमने डिस्कस किया था ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसमें कान बंद हो जाते हैं, कान में इचिंग वगैरह होती है, खारिश वगैरह हो जाती है, कान में ऑन एंड ऑफ पेन वगैरह महसूस होता है. मगर जब भी पेशेंट को मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हम कहेंगे तो ऐसे पेशेंट को जो फर्स्ट और प्रोमिनेंट सिम्टम्स है दैट इज़ अ परसिस्टेंट पेन, एक्सक्यूशेटिंग पेन, शदीद किस्म का दर्द रहेगा और अच्छा मोस्टली ये नाइट में पेशेंट को महसूस होगा. इसके साथ साथ पेशेंट को वहाँ से ऑन एंड ऑफ डिस्चार्ज होती रहेगी. जब कान की कैनाल को मुआयना किया जाता है तो वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू वगैरह होते हैं. अच्छा, ये पेशेंट मोस्टली अनकंट्रोल्ड डायबिटिक होते हैं. ऐसे पेशेंट को देखा गया इंसुलिन पे होते हैं या बाद वक़्त इंसुलिन पे नहीं भी होती है मगर उनकी शुगर अनकंट्रोल होती है. तो प्लीज़ डोंट इग्नोर द कंडीशन. अगर ऐसे पेशेंट को टाइमली डायग्नोस ना किया गया, इन्वेस्टिगेट ना किया गया, ट्रीट ना किया गया, चांसेस होते हैं पेशेंट को कि ये पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में ना आ जाएं, कि जिसमें चांसेस होते हैं कि आसपास में जो बोनी इन्वॉल्वमेंट है उसमें ना आ जाएं. ये चांसेस होते हैं कि तीसरी स्टेज में ना आ जाएं कि ये दिमाग में जो नसें होती हैं, पहली नसें इन्वॉल्व हो जाती हैं और बाद में मल्टीपल नसें दिमाग की इन्वॉल्व हो जाती हैं. चौथी स्टेज में देखा गया है कि अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया गया तो ये दिमाग तक फैल के मुख्तलिफ़ किस्म के कैवर्नस साइनोसिस, वहाँ पे सोजन, वहाँ पे पीप रेशा और वहाँ पे फैल जाएगा. वहाँ के बाद यानी कि वापस स्टेज पे आना बहुत पुअर हो जाता है, प्रोग्नोसिस उसकी बहुत पुअर हो जाती है. क्यों? पहली स्टेज से ये डायरेक्टली चौथी स्टेज पर ऐसा ऐसा चली गई. तो ऐसे पेशेंट को जिनको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, तो ये पेशेंट अनकंट्रोल डायबिटिक वाले होते हैं, तो इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. ऐसे पेशेंट्स को हम बेसलाइन हम करवाते हैं जिससे पता चल जाए कि इसमें इन्फेक्शन की क्या लेवल है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर स्टेज पे है. ऐसे पेशेंट को हम पिछले 3 माह का शुगर लेवल हम करवाते हैं जिससे हम कहते हैं HbA1c, 3 माह की जो शुगर है वो हम उसमें देख लेते हैं. ऐसे पेशेंट को साथ में हम जैसे RFT, LFT वगैरह करवाते हैं, इसका जिगर पे, गुर्दों पे कितना इफेक्ट है वो हम साथ में करवा लेते हैं. कल्चर हम करवाते हैं, जो कान से पीप रेशा वगैरह आता रहता है वो हम लेबॉर्ट्री में हम साथ में भिजवा देते हैं. ऐसे पेशेंट को हम यानी कि टेक्नीशियम 99 हम स्कैन करवाते हैं कि इसकी बोनी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में. हम उसमें बोन इन्वॉल्वमेंट की आपको उसमें पता चल जाता है. इस तरह हम गैलियम स्कैन हम करवा लेते हैं. गैलियम स्कैन में आपको ना उसमें इन्फेक्शन का पता चल जाता है, आपको किस लेवल का इन्फेक्शन है, क्योंकि उसमें जो लिकोसाइड्स हैं गैलियम को अपटेक करते रहते हैं. तो ये आपके लिए प्रोग्नोसिस के लिए और इन्फेक्शन के लिए टेस्ट होती है जिसे हम कहते हैं गैलियम स्कैन. अगर बोनी इन्वॉल्वमेंट है तो यस हम बास पेशेंट में CT स्कैन करवा लेते हैं. सॉफ्ट टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट है जैसे इंट्राक्रैनियल चली जाती है तो MRI हम करवा लेते हैं. तो ये जो टेक्नीशियम 99, गैलियम स्कैन, CT स्कैन, MRI पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, मगर दीज आर द टेस्ट जिसमें हम पेशेंट को कंफर्म करने के लिए हम करते हैं. तो वंस ये टेस्ट हो जाती हैं और पेशेंट का साथ में ये कल्चर वगैरह आ जाता है, नाउ दिस इज़ द टाइम टू मैनेज द पेशेंट. ऐसे पेशेंट को फिर हम इमीडिएटली अर्जेंट बेसिस पे मैनेज करते हैं, जिसमें ईयर के लिए ईयर टॉयलेट करते हैं, जैसे ये सफाई वगैरह हो, वहाँ पे पीप रेशा डिस्चार्ज वगैरह वहाँ पे ना पड़ा रहे. दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि इमीडिएटली यू कंसल्ट योर डायबिटोलॉजिस्ट, ठीक है, सो दैट यू शुड बी शुगर कंट्रोल ऑन इमीडिएट बेसिस, ऑन अर्जेंट बेसिस. शुगर आपकी कंट्रोल होनी चाहिए. इन एडिशन जो हम इन्फेक्शन है उसके लिए फिर हम मेडिकेट कर लेते हैं पेशेंट को. क्विनोलोन हम मेडिकेशन देते हैं, एटलीस्ट 6 to 8 वीक दे देते हैं. इन एडिशन में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पेशेंट्स को हम दे देते हैं. बास पेशेंट को हम सेफ्टाइजिन वगैरह भी हम इंजेक्टेबल हम स्टार्ट कर लेते हैं.
इस ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाती है, बाद पेशेंट को हम थोड़ा सा लॉन्गर टाइम तक भी हम उसको दे सकते हैं। तो ईयर टॉयलेट होता रहेगा, एंटीबायोटिक हम देते रहेंगे, एंटीबायोटिक हम देते रहेंगे, एंटीहिस्टामिन वगैरह हम साथ में पेशेंट को दे देते रहते हैं। पेशेंट को हाइजीनिक कंडीशन को हम मैनेज करते रहते हैं। और शुगर कंट्रोल, दिस इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, पेशेंट कई हद तक सेट हो जाती है। अच्छा, वो पेशेंट जो अर्ली स्टेज में ही पेशेंट को फेशियल पैल्सी आ गई, चेहरा टेढ़ा हो गया था, लकवा हो गया था, तो इन एडिशन पेशेंट को फिर हमने उसको भी ट्रीट करना होता है। जैसे हम फेशियल पैल्सी वगैरह हो जाती है विथ मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, तो ऐसे पेशेंट को हम फिर कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखा दें, आपकी चेहरे की फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। डे टाइम पे है तो हम इसको कहते हैं कि आप डार्क ग्लासेस लें, नाइट टाइम पे है तो हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स या नेचुरल आई ड्रॉप्स वो इस्तेमाल करें। आई पैड आप इस्तेमाल करके रात को फिर आप यानी कि सोया करें। और फिज़िकली उसकी हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, वो हम शुगर कंट्रोल होती है तो फिर हम उसमें कुछ स्टेरॉइड भी हम उसको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं सो दैट द पेशेंट शुड बी मैनेज प्रॉपरली, अदरवाइज द कॉम्प्लिकेशन कैन हैपन। सो इट्स ऑल अबाउट मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, उसकी साइन सिम्टम्स, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप में पेशेंट को हम फिर यानी कि ESR, गैलियम स्कैन और C रिएक्टिव प्रोटीन, ये हम ऑन एंड ऑफ कराते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जैसे इन्फेक्शन लेवल उसका कंट्रोल में है या नहीं है। अगर नहीं होता तो उस लिहाज से मेडिकेट किया जाता है, अगर कंट्रोल हो जाता है तो डोज कम करके आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म किया जाता है। सो ESR, C रिएक्टिव प्रोटीन, गैलियम स्कैन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दिस इज जॉइंट वेंचर विच डायबिटोलॉजिस्ट, शुगर वालों के साथ साथ हम इसको मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच।